brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। במלחמת העצמאות לפני 76 שנים היינו מעטים מול רבים. לא היה לנו נשק, היה אמברגו נשק על ישראל. אבל בתעצומות הנפש והגבורה והאחדות בתוכנו ניצחנו. היום אנחנו הרבה יותר חזקים. אנחנו יותר חזקים, אנחנו נחושים, ואנחנו מאוחדים כדי להביס את אויבינו, את מבקשי נפשנו. אם נצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד. אמרתי כבר שאם צריך נילחם בציפורניים. अभी अभी आपने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुना, जिन्होंने कहा कि अगर हमें अकेले लड़ना पड़ा तो अकेले लड़ेंगे, हम नाखून के आखिरी कतरे तक डटे रहेंगे। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी का जवाब है। 8 मई को जो बाइडेन ने केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN को इंटरव्यू दिया था। उसमें कहा था इजराइल ने अमेरिकी बमों से गाजा में बेगुनाह लोगों की जान ली है। अगर वो रफा में बड़े हमले से पीछे नहीं हटा तो हम हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे। 8 मई को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पुष्टि की कि अमेरिका ने बमों की एक शिपमेंट रोक दी है। इस फैसले को अप्रत्याशित कहा गया क्योंकि इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका ने पहली बार इतना सख्त कदम उठाया था। इसकी मांग लंबे समय से उठ रही थी, मगर बाइडेन सरकार नज़रअंदाज करके चल रही थी। फिर 6 मई की देर रात इजराइल ने रफा ऑपरेशन शुरू कर दिया। तब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए उन्हें पब्लिकली वार्निंग जारी करनी पड़ी। लेकिन इसने वो चैप्टर खोल दिया जिसके चलते अमेरिका की कोई भी सरकार इजराइल को निशाने पर लेने से बचती है। जो बाइडेन की चेतावनी के बाद इजराइल के मंत्रियों ने बवाल काट दिया। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर ने पोस्ट किया, हमास लव्स बाइडेन। विदेश मंत्री इसराइल कात्स ने लिखा, हमास के खात्मे तक लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कह रहे थे इजराइल पर किसी का दबाव नहीं चलेगा। I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day, if Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. बाइडेन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलोचना इजराइल तक ही सीमित नहीं रही। अमेरिका में भी विरोध होना शुरू हो गया। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियों के कई सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाइडेन को क्रूकेड यानी हिला हुआ लिख दिया। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन ने चिट्ठी लिख दी। उन्होंने इजराइल की हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की मांग की। इन सबसे इतर अमेरिका की प्रो इजराइल लॉबी भी एक्टिव हो गई है। वे पिछले कई हफ्तों से रफा ऑपरेशन के समर्थन में माहौल बना रहे हैं। इस लॉबी की सबसे ताकतवर गुट का नाम है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी या AIPAC। अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी पर इसका एकाधिकार माना जाता है। ये इजराइल के पक्ष में हवा तैयार करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि AIPAC चाह ले तो सरकार भी गिरा सकती है। इसी वजह से अमेरिका की कोई भी सरकार इजराइल के खिलाफ कड़े फैसले लेने से बचती है। तो आज के शो में हम जानेंगे अमेरिका की प्रो इजराइल लॉबी कितनी पावरफुल है, अमेरिका की कोई भी सरकार इजराइल के खिलाफ जाने से क्यों बचती है और क्या जो बाइडेन की चेतावनी राष्ट्रपति चुनाव में उन्हीं पर भारी पड़ जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी अमेरिका की प्रो इजराइल लॉबी की। अमेरिका और इजराइल के संबंधों की जड़ें जितनी गहरी हैं उसका दूसरा उदाहरण आपको शायद ही मिलेगा। शुरुआत से इसको समझते हैं। 14 मई 1948 की तारीख को इजराइल की स्थापना हुई। अमेरिका इसको मान्यता देने वाला पहला देश था। स्थापना के महज 11 मिनटों के अंदर उसने इजराइल को मान्यता दे दी थी, मगर सैन्य मदद देने में 14 बरस लग गए। शुरुआती बरसों में इजराइल को सिर्फ आर्थिक मदद मिली, कुछ समय तक दोनों में तल्खियां भी रहीं। दरअसल 1956 में इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट पर हमला कर दिया था। इसके चलते स्वेज संकट पैदा हुआ। बाद में अमेरिका ने इजराइल को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोकने की धमकी दी। फिर सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी अनबन चलती रही। अमेरिका ने पहली बार 1962 में सैन्य मदद पर मुहर लगाई थी। इसकी कड़ी कोल्ड वॉर से जुड़ी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई मिडिल ईस्ट में भी पहुंची। मिडिल ईस्ट के देश उस दौर में विकल्प तलाश रहे थे। कई देश आज़ाद हुए थे, कहीं पर राजशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, कहीं कहीं पर तख्ता पलट भी हुआ था। नई नवेली सरकारों को मुल्क चलाने के लिए भारी सपोर्ट की दरकार थी। अमेरिका और सोवियत संघ ने मौका देखकर जाल फेंका। 1950 के दशक में
इजिप्ट और सीरिया ने पाला बदल लिया। उनका झुकाव सोवियत संघ की तरफ हुआ, वे उससे हथियार खरीदने लगे। इजिप्ट और सीरिया मिडिल ईस्ट के सबसे अहम देशों में गिने जाते हैं। इस घटना से अमेरिका को बड़ा झटका लगा, मगर वो वियतनाम में बुरी तरह उलझा हुआ था। उसके लिए मिडिल ईस्ट में नया मोर्चा खोलना मुश्किल था। ऐसे में उसको इजराइल में उम्मीद दिखी। तभी 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पहली बार सैन्य मदद भेजने के लिए राजी हो गए। फिर 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने अरब देशों को बुरी तरह हराया। इसके बाद अमेरिका ने सैन्य मदद बढ़ाई। 1973 के युद्ध में इजराइल ने अमेरिकी हथियारों के दम पर ही अरब देशों को पीछे धकेला। तब से दोनों देशों का रिश्ता मजबूत होता गया है। 1980 और 1990 के दशक में इजराइल ने तेजी से तरक्की की। इसी तरक्की के अनुपात में अमेरिका की आर्थिक मदद घटती गई, जबकि सैन्य मदद एक स्तर पर बरकरार रही। फिलहाल अमेरिका हर बरस 30,000 करोड़ की सैन्य मदद दे रहा है। अक्टूबर 2023 में हमास के आतंकी हमले के बाद उसने 2 एक्स्ट्रा पैकेज को मंजूरी दी है। अगर टोटल करें तो 1946 से 2023 के बीच अमेरिका लगभग $297 बिलियन की मदद दे चुका है। भारतीय रुपयों में ये रकम तकरीबन 25 लाख करोड़ होगी। इतना पैसा अमेरिका ने किसी और देश पर खर्च नहीं किया है। अमेरिका का सपोर्ट सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं रहा है, उसने डिप्लोमेटिक मंचों पर भी इजराइल का साथ दिया। शिकागो काउंसिल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 दिसंबर 2023 तक अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में 89 बार वीटो का इस्तेमाल किया। इनमें से 45 वीटो का इस्तेमाल इजराइल को बचाने के लिए किया गया था। इनमें से कई वीटो वेस्ट बैंक में इजराइल की अवैध कॉलोनियों की बसाहट और फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़े थे। इस सपोर्ट के लिए अमेरिका को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। 1973 के अरब इजराइल युद्ध में उसने इजराइल को हथियार दिए। तब अरब देशों ने इजराइल को सपोर्ट करने वाले देशों में तेल का निर्यात बंद कर दिया था। इसके चलते यूरोप और अमेरिका में संकट खड़ा हो गया था। तेल की कीमतें 4 गुना तक पहुंच गई थी। इस घटना को फर्स्ट ऑयल शॉक के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा अमेरिका पर इजराइल के गुनाहों को नजरअंदाज करने के आरोप भी लगते हैं। मांग उठती है उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन सब के बावजूद अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा क्यों? 3 बड़ी वजहें हैं, एक एक कर तीनों को समझते हैं। नंबर 1, भरोसेमंद सहयोगी। इजराइल मिडिल ईस्ट का इकलौता देश है जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इजराइल इस मामले में भी रीजन का इकलौता ऐसा देश है जहां अभी तक सैन्य तख्तापलट या हिंसक विद्रोह देखने को नहीं मिला है। क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सामरिक और व्यापारिक हित बरकरार है। उसको वहाँ कोई भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। इजराइल इस ज़रूरत को पूरा करता है। साथ ही सहयोग अमेरिकी पब्लिक के मूड को भी सूट करता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के साथ संबंधों की बात करते हुए अक्सर लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा ज़रूर करते हैं। नंबर 2, ऐतिहासिक बाध्यता। अमेरिका में इजराइल को बहुत पहले से सपोर्ट मिलता रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही अमेरिकी सांसद इजराइल की स्थापना का समर्थन कर रहे थे। फिर 1930 और 1940 के दशक में यूरोप में यहूदियों का नरसंहार हुआ। बड़ी संख्या में यहूदी भागकर अमेरिका गए, मगर अमेरिका ने उनको अपने यहाँ लेने से मना कर दिया। उनको लौटकर यूरोप जाना पड़ा। उनमें से कई हॉलोकॉस्ट में मारे गए। उस घटना ने बाद के समय में अमेरिका की इजराइल पॉलिसी तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। नंबर 3, प्रो इजराइल लॉबी। 2006 में 2 दिग्गज राजनीतिक विचारकों जॉन मीयरशाइमर और स्टीफन वॉल्ट ने लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में निबंध लिखा द इजराइल लॉबी के नाम से। उनका तर्क था कि इजराइल के अनकंडीशनल सपोर्ट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका की घरेलू राजनीति है। अमेरिका में एक ऐसी लॉबी काम करती है जो इजराइल से जुड़ी नीतियों को प्रभावित करती है। वे प्रो इजरायली नेताओं के पक्ष में माहौल बनाते हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन में बेहिसाब खर्च करते हैं और जो इजराइल की आलोचना करता है उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रो इजरायली गुटों ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट्स को पैसा दिया था। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, अमेरिका में सबसे ताकतवर प्रो इजरायली ग्रुप है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, एपैक। एपैक का दावा है कि उसके 30 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं। एपैक की स्थापना 1954 में हुई थी। आधिकारिक तौर पर ये गुट 2 स्टेट सोल्यूशन की वकालत करते हैं, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर वे नेतन्याहू की लिकुद पार्टी से विचार विमर्श के बाद कोई फैसला लेते हैं। उनका इकलौता मकसद रहता है कि अमेरिका का इजराइल को दिया जाने वाला सपोर्ट बरकरार रहे, उस पर कोई आंच ना आने पाए। अमेरिकी मीडिया संस्थान द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से एपैक अमेरिकी सांसदों को रफा ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए मना रहा है। एपैक का तर्क है कि रफा पर हमले के बिना हमास को हराना मुश्किल है और इजराइल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। बाइडेन की चेतावनी के बाद एपैक पहले से ज़्यादा एक्टिव है। उसकी वेबसाइट पर बमों की सप्लाई शुरू करने के लिए पिटीशन चलाया जा रहा है। एपैक के अलावा कई और प्रो इजरायली गुटों ने खुलकर बाइडेन की आलोचना की है।
ज्यूइश फेडरेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने कहा है कि ये तकरार हमास को मजबूत करेगी। यूएस इजराइल एजुकेशनल काउंसिल अमेरिका की संसद के साथ मिलकर काम करती है। उसने कहा इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए रफा में ऑपरेशन चला रहा है। ये गाजा और इजराइल दोनों जगह के लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। सप्लाई रोकने का मतलब है सबसे मजबूत और अहम सहयोगी की मदद से इनकार करना। समय के साथ विरोध बढ़ता जा रहा है। बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी को सफाई देनी पड़ी। उनको ये कहना पड़ा कि बाइडेन इजराइल के विरोधी नहीं है, मगर रफा ऑपरेशन हमास को ही मजबूत करेगा। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए हमने बिट्स लॉ स्कूल मुंबई में इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से संपर्क किया। हमने पूछा अमेरिका की प्रो इजराइल लॉबी कितनी ताकतवर है, इजराइल के पक्ष में नीतियां कैसे बनवाती है। देखिए, जो अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, एपैक जिसको कहते हैं, वो एक पॉलिटिकल लॉबी है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये इजराइल में इजराइल के हितों के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स को, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट्स दोनों आते हैं, उन मेंबर्स के ऊपर दबाव बनाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं दो चीजों के लिए। एक कि इजराइल के फेवर में जितने भी बिल आ रहे हैं उन पे वोट करके उनको बहुत ज्यादा बहुमत के साथ पास किया जाए, और दूसरा जो कई मामलों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोई भी एंटी इजराइल एक्ट, कोई भी एंटी इजराइल स्टेटमेंट न जारी किया जा सके, या अगर किसी ने एंटी इजराइल स्टेटमेंट जारी किया है तो उसकी बहुत ही बड़े पैमाने पे भर्त्सना करी जाए। एपेक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि एपेक इजराइल की तरफ से अमेरिका में बहुत बड़ा और बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। पावरफुल ये जरूर है लेकिन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एग्जांपल क्या है? अमेरिका में तकरीबन 60 लाख ज्यूइश लोग रहते हैं, उनमें से मुश्किल से 1 लाख एपेक के मेंबर्स हैं। और ये 1 लाख भी सारे ज्यूज नहीं है, ये सब यहूदी नहीं है। इनमें यहूदियों के साथ साथ इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी तादाद है, जिनको ये लगता है कि क्रिश्चियनिटी के कुछ आइडियाज, इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी के कुछ जो भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणियां जो हुई है कि मसीहा कैसे वापस आएगा, उसका बैकग्राउंड इजराइल के थ्रू तैयार होगा, तो इसलिए वो इजराइल को काफी सपोर्ट करते हैं। इजराइल की तरफ से अब अमेरिका में लॉबिंग करना, पॉलिटिकल फंडिंग जुटाना अमेरिकन लॉ के खिलाफ है। सो एपेक की अपनी वेबसाइट और एपेक के अपने ऑफिसर्स बहुत जोर देके एम्फेसाइज करते हैं कि हम पॉलिटिकल फंडिंग नहीं करते, हम फंड रेजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन कानूनों के खिलाफ है। अमेरिका के कानून में ये अलाउड नहीं है कि आप किसी दूसरे देश के हितों को प्रमोट करने के लिए अमेरिकन सिटीजन से पैसा इकट्ठा करे, चंदा इकट्ठा करे, दैट्स नॉट अलाउड। तो एपेक करता क्या है? एपेक डायरेक्टली चंदा नहीं इकट्ठा करता, एपेक एक बिचौलिए का काम करता है। एपेक बहुत अमीर डोनर्स को उन लोगों से कनेक्ट करता है जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम बहुत क्लियरली पैसे पे डिपेंड करता है। एक कैंडिडेट जीतता है या नहीं जीतता है, चाहे वो लोकल किसी स्टेट का लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, चाहे वो यूएस कांग्रेस का इलेक्शन हो, या चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, जीतना इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आप कितनी फंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं। अमेरिका की हिस्ट्री में 1970 के दशक से लेकर आज तक एक इवेंट जिसमें सबसे ज्यादा डोनेशंस का प्रॉमिस दिया जाता है कैंडिडेट्स को, वो है एपेक का एनुअल डिनर। एपेक का एनुअल डिनर अमेरिका का राष्ट्रपति की जो सबसे इंपॉर्टेंट सालाना इवेंट होता है, जिसे स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कहते हैं, उसके बराबर माना जाता है इंपॉर्टेंस में। और वहां आप अगर चाहते हैं कि आप जाएं और अगर आपको इन्विटेशन मिलता है, उसके दो मतलब होते हैं। एक तो आपने कई हजारों डॉलर्स पर प्लेट के हिसाब से डोनेशन दिया है, और दूसरा कि आप उस तबके में है जिनके बहुत डीप कनेक्शंस हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और साथ साथ अमेरिका के सबसे अमीर बिजनेस घरानों से, बिजनेस कंपनीज के साथ। सो एपेक इन दोनों को एक साथ लेके आता है, पॉलिटिकल पार्टीज को एज वेल एज डोनर्स को। और इसी वजह से हमने ये देखा है कि एपेक इतना पावरफुल हो पाया है। चाहे वो कोई डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हो, चाहे वो एक रिपब्लिकन कैंडिडेट हो, बिना पैसे के कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। और एपेक ने अपनी इमेज बना ली है कि हम ही आपके लिए सबसे ज्यादा चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, और यही है एपेक की पावर का राज, पैसा।
कि अमेरिका इसराइल के हथियारों की सप्लाई पर पूर्ण रोक लगाने की स्थिति में है और इसराइल अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर कितना निर्भर है? देखिए जी, अगर अमेरिकन राष्ट्रपति चाहें तो वो काफी हद तक इसराइल को जो हथियार निर्यात किए जाते हैं उनको रोक सकते हैं। लेकिन इसराइल को जाने वाले हथियारों को रोकने का सीधा सीधा मतलब होता है कि प्रो इसराइल लॉबी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं। और स्पेशली अगर ये इलेक्शन वाले साल में हो जाए तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ बहुत सारा एडवर्टीजमेंट रिलीज कर सकते हैं एपैक और बाकी प्रो इसराइल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन एंटी इसराइल, जिसका मतलब ये निकलता है, या जिससे हमें कहें कि सवाल ये पैदा होता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऐसा किया क्यों। प्रेसिडेंट बाइडेन के सामने अभी ओपिनियन पोल का डेटा है। उन्होंने ये देखा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स के अंदर धीरे धीरे एंटी इजराइल फीलिंग बढ़ती जा रही है और प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है कि वो इजराइल को रोक नहीं रहे हैं सिविलियन लोगों की हत्या करने से। चाहे वो गाजा की बात हो रही हो या किसी और जगह की बात हो रही हो, फोकस प्राइमरली गाजा के फिलिस्तीनियों की डेथ के ऊपर है। जितने भी यंग डेमोक्रेट्स है उनके अंदर एक गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन कुछ नहीं कर पा रहे हैं फिलिस्तीनियों की मृत्यु को रोकने के लिए। और इसमें स्पेशल फोकस एक स्विंग स्टेट के ऊपर है जो है मिशिगन। मिशिगन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्विंग वोट का डेटा आ रहा है, जिससे बाइडेन के जो इलेक्शन कैंप है उसमें थोड़ी सी घबराहट फैल रही है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो जितने भी स्विंग स्टेट्स है जिनका अभी हमें नहीं पता कि वो स्ट्रांगली प्रो डेमोक्रेट वोट करेंगे या प्रो रिपब्लिकन वोट करेंगे, ऐसे स्विंग स्टेट्स में शायद जो डेमोक्रेटिक सिंपैथी रखते हैं वो वोटर्स भी निकल के नहीं आएंगे वोट करने के लिए। सो अगर प्रो डेमोक्रेटिक वोटर्स वोट करने नहीं आते तो वो स्टेट फिर ऑटोमेटिकली ट्रंप की तरफ जा सकते हैं। एंड इस चीज का प्रेशर है प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर। प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से या उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अभी स्टेटमेंट आया है वो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि हम सारे की सारी जितनी भी अमेरिकन सप्लाई है उसको रोक देंगे। देखिए 2018 से 2028 तक के लिए 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको प्रेसिडेंट ओबामा ने के टाइम पे निगोशिएट किया गया था। वो स्टार्ट 2018 में हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत हर साल तकरीबन $4 बिलियन के इजराइल को सपोर्ट करता है, सप्लाई करता है यूएस। और उसके ऊपर पिछले महीने हमने देखा कि यूएस कांग्रेस ने $14 बिलियन के और वेपन देने की बात कही गई है। ये टोटल मिला के आप तकरीबन 69 या 70% समझ लीजिए इजराइल के वेपन इंपोर्ट्स इसी के थ्रू आते हैं। ये डायरेक्ट वेपन नहीं है, इजराइल को एक्चुअली अमेरिका पैसा देता है और कंडीशन ये अटैच करता है कि इसी पैसे से आप अमेरिकन हथियार खरीदेंगे जो भी आपको जरूरत है। सो हमने जो लास्ट देखा जनवरी में डेटा रिलीज हुआ कि जनवरी के महीने में इजराइल ने 15,000 से ज्यादा टैंक के गोले खरीदे और फरवरी के महीने में 27,000 से ज्यादा और बॉम्ब्स खरीदे हैं जो अलग अलग साइज के हैं। अब 27,000 बॉम्ब सिर्फ फरवरी के महीने में खरीदे गए हैं और अभी जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने हथियार रोकने की बात करी वो मुश्किल से 3500 बॉम्ब्स है। उनमें 1800 बहुत बड़ी साइज के बॉम्ब है जो 2000 पाउंड या 907 किलो के बॉम्ब जिनको कहा जाता है, और अराउंड 1700 बॉम्ब है 500 पाउंड के जो अराउंड 450 किलोग्राम के होते हैं। ये बॉम्ब्स बहुत बड़े साइज के होते हैं और एक गाइडेड नहीं है, ये फ्री फॉल। आप इनको कहीं गिराइए तो वो पूरा एरिया नष्ट करते हैं जिससे सिविलियन मृत्यु होने की आकांक्षा और बढ़ जाती है या आशंका और बढ़ जाती है। तो सिर्फ ये 3500 बॉम्ब रोकने की बात करेगी। अगर ये रोक भी दिए जाते हैं तो उसका इमीडिएटली कोई असर नहीं होगा इजरायली मिलिट्री के प्लान्स का रफा पे अटैक करने का। इजरायली एयरफोर्स जितने बॉम्ब्स यूज करता है उसको रोकने की कोई बात नहीं करी गई, वो सप्लाई चलती रहेगी और उसके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कुछ नहीं कहा है। जो टैंक के गोले हैं वो उनके पास है, उस पर भी कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ ये जो कुछ बॉम्ब्स जो बड़े साइज के उनकी बात करेंगे तो इजराइल के पास ऑप्शंस हैं कि इन बॉम्ब्स के बजाय कुछ और बॉम्ब यूज कर लें। और इसी वजह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने भी उतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि चाहे ये सप्लाई रोक दे, इजराइल अकेले खड़ा रह के भी ये लड़ाई लड़ेगा और रफा पे अटैक करेगा। कई प्रो इजराइल नेताओं ने धमकी दी है कि जो बाइडेन को इजराइल की मुखालफत का खामियाजा नवंबर 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। प्रो इजराइल लॉबी का
अमेरिका की घरेलू राजनीति में कितना दखल रहता है? क्या वे राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? ये बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रपति चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन जनरल अमेरिका में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल सेंटिमेंट रहता है हमेशा। वो 1960 के दशक से आज तक बहुत कम उसमें चेंज आया है। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन अभी पूरे अमेरिका के पब्लिक ओपिनियन को ना देख के दो चुनिंदा डेटा पे फोकस कर रहे हैं। एक, यंग डेमोक्रेट्स जिनको लेकर ये अंदेशा बन रहा है कि शायद वो इतने हताश हैं प्रेसिडेंट बाइडेन की पॉलिसीज को लेकर कि वो वोट करने के लिए नहीं आएंगे। और दूसरा, प्रेसिडेंट बाइडेन उस डेटा को देख रहे हैं जो स्विंग स्टेट्स के ऊपर फोकस करता है। सो प्रेसिडेंट बाइडेन अभी ये नहीं देख रहे हैं, इस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि पूरे अमेरिका में कितना प्रो इजराइल सेंटिमेंट है। वो स्पेसिफिकली ये देख रहे हैं कि यंग डेमोक्रेटिक वोटर्स में कितना एंटी इजराइल गुस्सा फैल रहा है और कितना गुस्सा फैल रहा है इन स्विंग स्टेट्स में, जहां वोटर्स ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो स्ट्रांगली बाइडेन को वोट करना चाहते हैं या ट्रंप को वोट करना चाहते हैं। सो इन दोनों डेटा पॉइंट्स पे फोकस करके प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी ये पॉलिसी डिक्लेयर करी है। लेकिन इसके बावजूद प्रेसिडेंट बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में ये आशंका है कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए उनके जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं वो बहुत स्ट्रांगली बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि देखिए, हम बहुत रेजोल्यूटली इसराइल के साथ खड़े हैं, हम इसराइल को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी यूज कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका में एक कानून है जिसके तहत ये जरूरी है कि अमेरिका वो हर पॉसिबल स्टेप ले ताकि इजरायली आर्मी का क्वालिटेटिव मिलिट्री एज हमेशा बना रहे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अमेरिका अपने बनाए हुए हथियार किसी और मिडिल ईस्टर्न कंट्री को भी सप्लाई करता है, मान लीजिए बहरीन को कर रहा है, इराक को करता है, इजिप्ट को करता है या सऊदी अरेबिया को करता है, सो ऑटोमेटिकली अमेरिकन कानून के अंदर ही ये जरूरी है कि अमेरिका उन हथियारों से ज्यादा अच्छे हथियार फिर इसराइल को बेचे ताकि इसराइल क्वालिटी के मामले में हमेशा अपने आसपास के देशों से आगे रहे। सो आज के वक्त में भी हम ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन के स्पोक्स पर्सन इस QME क्वालिटेटिव मिलिट्री एज की बात को बार बार उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने भले ही कुछ हथियारों की सप्लाई रोकने की बात करी है, बट प्रेसिडेंट बाइडेन भी उतना ही कमिटेड है इसराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज को बनाए रखने में जितना कि कोई भी प्रेसिडेंट आज तक रहा है। लेकिन जब हम पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं तो वहां इतनी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाया जाता, ना तो मीडिया वाले जाते हैं ना पब्लिक कमेंटेटर जाते हैं। यही खतरा है प्रेसिडेंट बाइडेन को, क्योंकि उनकी जो इमेज अब बन रही है वो प्रोग्रेसिवली ऐसी बन रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं, इसराइल से बहुत नाराज हैं और इसी चीज को भुना रहे हैं प्रो इजराइल ग्रुप्स की ये ओपिनियन बढ़ता जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका के सपोर्ट को अगर हमें स्ट्रांग रखना है या अगर इसराइल के लिए जरूरी है कि अमेरिका उसके साथ ताकतवर तरीके से खड़ा रहे तो उसके लिए ट्रंप एक बेटर कैंडिडेट रहेंगे। और ये जितने भी प्रो इजराइल ग्रुप्स हैं ये फिर एपैक के साथ कोलैबोरेट करके अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो ये एक रियल खतरा है प्रेसिडेंट बाइडेन के इलेक्शन जीतने के चांसेस को लेकर। डिपेंड ये करता है कि अब से लेकर नवंबर तक प्रेसिडेंट बाइडेन किस तरह इस इशू को हैंडल करते हैं। अगर उनकी पब्लिसिटी टीम इस इशू को सिंपल टर्म्स में अमेरिकन पब्लिक तक पहुंचा दे कि हम इसराइल के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इन बड़े बॉम्ब्स के खिलाफ है जिनको यूज करके इजरायली मिलिट्री शायद और फिलिस्तीनी सिविलियंस को मार दे, और अगर वो मैसेजिंग चली जाती है सक्सेसफुली तो शायद प्रेसिडेंट बाइडेन को ज्यादा खतरा नहीं होगा। नेतन्याहू अमेरिका की नाराजगी के बावजूद रफा ऑपरेशन पर इतना जोर क्यों दे रहा है? रफा के बाद उनका क्या प्लान हो सकता है? देखिए, रफा के ऊपर स्पेशल फोकस इजरायली मिलिट्री और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो इजरायली मिलिट्री को आशंका है कि 8 बटालियंस हैं हमास के लड़ाकों की रफा शहर के अंदर ही। उनको लगता है कि अभी तक उन्होंने तकरीबन 14 बटालियंस को डिस्ट्रॉय किया है गाजा के बाकी एरिया में, लेकिन 8 बटालियंस अभी भी रफा के अंदर है। सो देयर इसीलिए मिलिटरीली अगर देखा जाए तो जब तक इन 8 बटालियंस को भी एक बड़े लेवल पे डिस्ट्रॉय नहीं कर देती इजरायली मिलिट्री, उनका ओवरऑल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा। इसके साथ साथ इजरायली मिलिट्री को ये भी लगता है कि जो 100 से ज्यादा बंधक अभी भी हैं हमास के कंट्रोल में, हमास के कब्जे में,
वो रफा या रफा के नीचे जो टनल्स है वहां कहीं है। तो उनको ये भी उम्मीद है कि रफा पे अटैक करके वो कुछ और बंधकों को भी छुड़ा पाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण पॉलिटिकल भी है। नेतन्याहू सरकार के ऊपर बहुत क्लियर प्रेशर है। जितने भी अल्ट्रा नेशनलिस्ट या फिर रूढ़िवादी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके गठबंधन में, उनका बहुत प्रेशर बना हुआ है। हमने 2 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट देखा था जो इजराइल के अल्ट्रा कंजर्वेटिव पार्टी के एक लीडर हैं, जो कि नेतन्याहू सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बेत्सलेल स्मोट्रिक। उन्होंने बहुत क्लियरली अपने ही प्राइम मिनिस्टर को धमकाते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर राफा पे अटैक नहीं होता तो हमारे लिए उसका मतलब सीधा सीधा होगा, हमारे से मतलब उनकी पार्टी के लिए ये मतलब होगा कि गाजा में इजराइल का मिलिट्री एक्शन फेल हो गया है। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा नेतन्याहू पे प्रेशर डालता है। इसी तरह और भी रूढ़िवादी पार्टियां हैं उनके गठबंधन में जिन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जारी करके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पे पॉलिटिकल प्रेशर बनाया हुआ है कि अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं एज प्रधानमंत्री तो आपको राफा पे अटैक करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों अटैक करवाना चाहते हैं? क्योंकि इनका जो डोमेस्टिक सपोर्ट बेस है, जो कि अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, जो कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, जिसमें ज्यादातर लोग इलीगल सेटलर्स हैं, इलीगल इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, इसराइल के लॉ के हिसाब से नहीं। ये सेटलर जो वोटर्स हैं ये चाहते हैं कि राफा पे अटैक कंटिन्यू हो। इनको लगता है कि वही एक तरीका है हमास को नेस्तनाबूद करने का। ये जरूर एक अलग बात है कि जो 14 बटालियंस अभी तक डिस्ट्रॉय करने का क्लेम कर रही है इजरायली मिलिट्री, हमने देखा है कि नॉर्दर्न गाजा में उनमें से कुछ शहरों में दोबारा से हमास के लड़ाके एकजुट होने लगे हैं और उनके इजरायली मिलिट्री पे अटैक फिर बढ़ने लगे हैं, जो सीधा सीधा यही इशारा करते हैं, जैसे हमने शायद 2-3 महीने पहले भी बात करी थी, कि हमास को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना इम्पॉसिबल होगा और हमास दोबारा से एकजुट होगा। तो उसके साइंस हमें मिलने लगे। लेकिन अभी नेतन्याहू उस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू को डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर और मिलिट्री प्रेशर के अंदर ये लग रहा है कि अमेरिका के विरोध के बावजूद मुझे अटैक करना होगा राफा के ऊपर, तभी मैं किसी तरह की जीत क्लेम करता हूँ। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।